अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 2 है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि छोटे बच्चों में हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं जो कि बच्चों में होती है, इसके साथ डिफरेंट फैक्टर जो एक बच्चे की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो ये आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट बच्चे में किस तरह होती हैं, उसके स्टेजेस कौन कौन से, और जब हमें नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट का पता चलेगा तो उसके बाद हम जो है ये मालूम कर सकेंगे कि इस बच्चे में ग्रोथ की प्रॉब्लम है या उस बच्चे में कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। इसके साथ इस यूनिट के जो आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रोथ रिफर टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द होल बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट। कि जब हमारे पास ग्रोथ की बात आती है तो ग्रोथ का मतलब यह है कि आपके बॉडी में फिजिकल साइज में इंक्रीज आता है, या आपकी फुल बॉडी में या आपके बॉडी के किसी पार्ट में। किस तरह कि जब हमारे पास छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी लेंथ, मतलब उसकी हाइट कितनी कम होती है, फिर एज के साथ उसकी हाइट इंक्रीज होती है, ये कहते हैं उसके ग्रोथ को। आप छोटे बच्चे के हाथ कितने छोटे छोटे होते हैं तो ये उसके बॉडी का एक पार्ट है, हाथ उसके बॉडी का एक पार्ट है। तो उसमें क्या होता है, वो हाथ उसका बड़ा हो जाता है, उसका लंबा हो जाता है। तो ये क्या है, ये उसकी ग्रोथ। जब फिजिकल साइज में इंक्रीज आएगा कि जिसमें आपकी फुल बॉडी का इंक्रीज आता है या बॉडी के किसी पार्ट का, उसे कहते हैं ग्रोथ। इट इज सिंपली अ क्वांटिटेटिव चेंज इन द चाइल्ड बॉडी। ये चाइल्ड बॉडी में क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव मतलब कि अगर आपका छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी वेट कितना होता है, 2.7 से लेके 4 kg तक छोटे बच्चे का वेट है। तो वो फिर एज के साथ उसका वेट इंक्रीज होता है। तो ये क्या, ये उसकी क्वांटिटी है। इसके साथ लेंथ आपकी कितनी होगी, छोटा बच्चा जो होता है उसकी जितनी लेंथ होती है, अगर मेल है तो उसकी हमारे पास 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है। आगे जाके फिर मैं आपको बताऊंगा जिसे हाइट कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर वो एज के साथ इंक्रीज होती है। तो ये क्वांटिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है और ग्रोथ कहते इसी को है। इसके बाद इट कैन बी मेजर इन केजी, पाउंड्स, मीटर, इंचेस एटसेट्रा। ये जो है जिस तरह वेट है तो वो केजी में मेजर होगा, जिस तरह उसकी हाइट है वो मीटर, इंचेस में मेजर होती है। तो ये आ जाता है बच्चे के ग्रोथ में। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको दिखाएं कि 1 ईयर में ये बच्चा इतना होता है, फिर 2 ईयर में वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो है वो चलना स्टार्ट कर लेता है। इस तरह 3 ईयर में ये, तो ये कहें ये आपके जब फिजिकल साइज में इंक्रीज आता है तो उसे कहते हैं चाइल्ड ग्रोथ। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रहे हैं तो आगे जाके मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके देना है, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब डेवलपमेंट जो इस यूनिट का सेकंड पार्ट है, डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट रेफर टू अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। जिस तरह ग्रोथ हमारे पास फिजिकल साइज में इंक्रीज था, बिल्कुल इसी तरह डेवलपमेंट आपके स्किल्स, आपके कैपेसिटी ऑफ फंक्शन, आपकी जो आप में क्वालिटेटिव चेंजेस आना, आप में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। किस तरह कि हमारे पास छोटा बच्चा होता है तो फिर वो टाइम के साथ वो चीजों को मेमोराइज करना स्टार्ट कर लेता है, उसकी थिंकिंग इंप्रूव होती है, उस जो है चीजों पे वो सोचता है, सही है। इसके बाद वो माँ बाप को, अपने फैमिली मेंबर को जानना शुरू कर देता है, उसके नाम याद कर लेता है, उसके बाद दोस्त बनाना। तो ये चीजें टाइम के साथ जब आपके फंक्शन में और स्किल्स में इंप्रूवमेंट आता है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। और आगे जाके हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे कि छोटे बच्चे में डेवलपमेंट के कितने टाइप्स हैं और डेवलपमेंट किस तरह होती है। इसके बाद इट कैन बी मेजर थ्रू ऑब्जर्वेशन। और हमारे पास जो ग्रोथ थी तो वो थ्रू केजी वगैरह हम मेजर कर सकते थे, लेकिन इसको हम थ्रू ऑब्जर्वेशन मेजर करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसकी एज ज्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा, डेवलपमेंट उसकी अच्छी हो गई होगी, नहीं। आप एक पर्सन को ऑब्जर्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई है, कि आया उसकी अच्छे से ट्रेनिंग हुई है, उसकी लर्निंग किस तरह है, उसकी मेमोराइजेशन किस तरह है। तो ये तमाम चीज़ें जो डेवलपमेंट आप बच्चे में चेक करते हैं तो वो चेक करेंगे उसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, उसको जो है कोई स्किल्स वगैरह उससे परफॉर्म कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाते हैं मेच्योरेशन। मेच्योरेशन सिंपली जिस तरह हमने देखते हैं कि ये बच्चा अभी मेच्योर हो रहा है, तो मेच्योर किसे कहते हैं कि इंक्रीज इन चाइल्ड कॉम्पिटेंस एंड एडाप्टेबिलिटी, के बच्चे में जब कॉम्पिटेंस इंक्रीज होता है, वो कॉम्पिटेंस होता है, वो बाहर जा सकता है, वो अपने काम खुद परफॉर्म कर सकता है, उसे फैमिली मेंबर का पता होता है, वो स्कूल वर्क वगैरह ये चीज़ें जब वो खुद से करने लग जाते हैं तो फिर ये उसमें मेच्योरेशन आती है। इसके बाद एडाप्टेबिलिटी, कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट को किस तरह एडॉप्ट करता है, वो स्कूल में उसका अपना एक इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट में वो लोगों के साथ अच्छी तरीके के साथ पेश आता है, अब वो जो है सोशल इन्वायरमेंट में वो किस तरह है, तो ये चीज़ें में जब इंक्रीज आता है, इंप्रूवमेंट आती है, तो इसको कहते हैं मेच्योरेशन। इट इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटेटिव चेंज इन स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास क्वालिटेटिव चेंज है, ये हम थ्रू ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे, थ्रू इंटरव्यू हम चेक कर सकते हैं, थ्रू बच्चे को अगर कोई हमसे स्किल्स वगैरह परफॉर्म करे, इसके थ्रू हम जो देखते हैं कि वो पर्सन कितना मेच्योर है, उससे बातचीत करके, उसको ऑब्जर्व करके। द लेवल ऑफ मेच्योरेशन डिपेंड ऑन चाइल्ड हेरिडिटी, और जो लेवल ऑफ मेच्योरेशन है वो बच्चे की हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि जिसके पेरेंट्स ज़हीन होते हैं, काबिल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसके बच्चे भी अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपकी मेच्योरेशन इफेक्ट होती है, तो हेरिडिटी भी एक फैक्टर है जिसपे आपकी मेच्योरेशन डिपेंड करती है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर नर्सिस, के नर्सिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को किस तरह पढ़े, क्यों पढ़ते हैं, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसको हम क्यों पढ़ते हैं, तो उसको हम इसलिए पढ़ते हैं, ये आप देख ले। नोविंग व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड एट एन एनी एज, एनी गिवन एज, कि हमारे पास हर एज में बच्चे में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो जब आपको नॉर्मल पता होगा तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा 1 साल तक पहुंच गया तो ये बैठ सकता है, 2 साल तक पहुंच रहा है तो इसको चाहिए कि वो चले फिरे, इधर उधर घूमे, दौड़े भागे, सही है। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड चेंजेस है वो जानने के लिए जरूरी है कि आपको नॉर्मल का पता हो। आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट चीजेस कौन कौन से आती हैं छोटे बच्चे में। गेनिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन बिहाइंड इलनेस, कि अगर बच्चे को कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है या कोई ग्रोथ प्रॉब्लम है, जिस तरह हमारे पास बच्चे में ग्रोथ नहीं होती, शॉर्ट स्ट्रेचर उसको है, या कोई उसकी जो है क्या कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इस तरह माल न्यूट्रिशन वगैरह आ जाती है, मरासमस वगैरह डिजीज, जिसकी वजह से बच्चे की क्या हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। तो जब आपको उसके नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का पता होगा तो फिर आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है या कोई माल न्यूट्रिशन की वजह से है या उसकी कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल जब आपको पता होगा तो उसके बाद आप कोई उसे इलनेस होगी तो इलनेस का बिहाइंड रीजन जो है वो आप मालूम कर सकेंगे। हेल्पिंग इन फार्मुलेटिंग द प्लान ऑफ केयर, और बच्चे का जो प्लान ऑफ केयर आप बनाते हैं एज के हिसाब से होते हैं, वो वेट के हिसाब से होता है, वो उसके मैच्योरेशन के हिसाब से होता है। तो जो है वो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे उसके बाद उसके लिए आप एक अच्छा सा प्लान क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हेल्पिंग इन पेरेंट्स एजुकेशन इन ऑर्डर टू अचीव ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू ईच एट ईच स्टेज। देखो बच्चे की मैच्योरेशन, बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट वगैरह ये अक्सर घरों में होती है, पेरेंट्स जो है उस पर ज्यादा इफेक्ट होते हैं। जब आप पेरेंट्स को टीच करते, उसको एजुकेट करते हैं रिलेटिंग टू देयर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आपको ये तमाम चीजें पता होंगी कि बच्चे की ग्रोथ किस तरह होती है, उसकी डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस है, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जब आपको ये चीज़ें पता होगी तो एक अच्छे तरीके के साथ आप चाइल्ड के पेरेंट्स को क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। तो ये तमाम वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें ज़रूरी है कि हम ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। तो ये इसमें से कोई भी पॉइंट जो है आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि वहां पे आपको दिया जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नर्सिंग के लिए क्यों जरूरी है। तो ये तमाम चीजों की जो है जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह होती है। आगे स्लाइड जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस जगह से भी हैं, जिस जगह से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी जगह जो है वो कमेंट में मेंशन कर ले।
अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एज के लिहाज से आप में ग्रोथ होगी। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं उसमें बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होती है। जब एडल्ट एज की तक आप आ जाते हो फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट ये चीजें आप में कंटिन्यू होती है। वो कहते हैं ना कि इंसान क्या होते हैं? कब्र तक सीखता है, तो वो यही बातें हैं। इसके बाद प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। ग्रोथ जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस के साथ आता है। डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस के साथ आती है। प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस क्या है? प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस ये है कि हर एज में आपकी एक स्पेसिफिक ग्रोथ होती है, एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है, जो कि आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसमें आप देखेंगे कि एज के लिहाज से हमारे पास इन्फेंट होंगे तो उसमें कौन से डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। उसके बाद प्री स्कूल चाइल्ड होगी, उसमें कौन सी डेवलपमेंट होगी। तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट जो डेवलपमेंट होती है वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। लिहाजा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए। इसके बाद डोंट प्रोग्रेस एट सेम रेट, इंक्रीज पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एंड डिक्रीज पीरियड इन ग्रोथ इन मिडिल एडल्टहुड। जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, उसमें ग्रोथ क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। लेकिन मिडिलहुड या आप एडल्ट होते जाते हैं फिर वहां पे ये क्या हो जाती है? ये स्लो हो जाती है। लिहाजा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? हर टाइम पे ये सेम रेट के साथ नहीं होंगे, कंटिन्यू तो होंगे लेकिन सेम रेट के साथ नहीं होंगे। छोटे बच्चों में ज्यादा होती है, फिर एज के लिहाज से उसमें ये स्लो स्लो से होती जाती है, क्योंकि आपके डिफरेंट आर्गन मैच्योर हो जाते हैं। नॉट ऑल बॉडी पार्ट्स ग्रो इन सेम रेट एट द सेम टाइम। आपके बॉडी के तमाम पार्ट सेम टाइम में सेम ग्रोथ नहीं करते। क्यों? देखो, हमारे पास छोटे बच्चे में जो इंक्रीज आता है तो उसका हेड की जो साइड है उसका और उसके टांगों की जो साइज है उसमें ग्रोथ क्या होता है? सेम टाइम पे सेम नहीं होता। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप्स पार्ट्स के आपके पास ग्रोथ होती है। इसके बाद ईच चाइल्ड ग्रो इन हिज आर हर ओन यूनिक वे। हर चाइल्ड हमारे पास अपने एक यूनिक वे से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। क्यों? डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास फैक्टर होते हैं। हेरिडिटी भी मैटर करती है, आपके पेरेंट्स भी मैटर करते हैं, आपका इन्वायरमेंट भी मैटर करता है, आपके अपने तौर तरीके भी मैटर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस भी मैटर करती हैं। तो हर बच्चा अपनी एक यूनिक वे से क्या करता है? ग्रो करता है। लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो स्टेजेस वगैरह है वो फिर हमारे पास तमाम बच्चों पे क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। Each stage of growth and development is affected by preceding type of डेवलपमेंट। और हमारे पास हर स्टेज जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो क्या करता है? वो अपने प्रीवियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या होते हैं? उसकी वजह से इफेक्ट होता है। किस तरह कि जिस तरह हमारे पास एक बच्चा स्कूल चाइल्ड है, लेकिन अगर कोई बच्चा है वो उसको बचपन में न्यूनेट या इन्फेंसी एज में डिफरेंट टाइप ऑफ उसको डिजीज हुई, उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हुई, तो फिर उसका स्कूल एज जो हमारे पास टाइम है वो फिर इफेक्ट होगा। लिहाजा हर प्रीसीडिंग जो हमारे पास स्टेज होता है वो पिछले स्टेज पे क्या होता है? हर आने वाला स्टेज पिछली स्टेज पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है कि हमारे पास बच्चे में नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है। किस तरह? पहला है सेफेलोक्यूडल। सेफेलोक्यूडल मतलब हेड टू टो ग्रोथ। ये पिक्चर में दिखाए हैं कि देखो ये इस वाइज, देखो यहां से तो हमारे पास बच्चा जो होता है उसकी लेंथ वाइज क्या हो जाती है? उसकी ग्रोथ होती है। तो इसको कहते हैं सेफेलोक्यूडल। सेफेलो कहते हैं हार्ट को, क्यूडल कहते हैं उसके पेरिफेरीज को। तो लेंथ वाइज जो हमारे पास ग्रोथ होती है उसको कहते हैं सेफेलोक्यूडल। इसके बाद प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर ऑफ द बॉडी टू द पेरिफेरल, के बॉडी के सेंटर से लेके पेरिफेरल तक, देखो यहां से लेके ये जो उसकी ग्रोथ होती है इसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। जिस तरह हमारे पास जो है हैंड की लेंथ इंक्रीज होती है, सही है। इसके बाद लेंथ इंक्रीज होती है हमारे पास, आपके चेस्ट की जो है उसकी डायमीटर वगैरह चेंज होगी, तो उसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। दूसरा हमारे पास है जनरल टू स्पेसिफिक। देखो पहले आपकी जनरल ग्रोथ होती है, आपका हैंड इंक्रीज होता है, आपके पाँव की लेंथ जो है वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर स्पेसिफिक इंक्रीज आप में आ जाता है कि हमारे पास जो है
हर चीज़ अपने एक स्पेसिफिक साइज तक जाती है, उसके बाद फिर आगे नहीं होती, आपके स्पेसिफिकेशन आती हैं, आप में और टीथ आना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे हेयर आना शुरू हो जाती हैं। तो आपके पास जो ग्रोथ होती है वो जनरल से लेके स्पेसिफिक तक होती है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि दी चाइल्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज इन हेड टू टो डायरेक्शन को हम सेफेलोक्यूडल कहते हैं, एंड इनवर्ड टू आउटवर्ड पैटर्न कॉल्ड प्रॉक्सिमो डिस्टल। जो इनवर्ड से लेके आउटवर्ड तक होगा उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट होते हैं? सही है। फर्स्ट हमारे पास हेरिडिटी, बच्चे की हेरिडिटी के उसके जो जेनेटिक मेकअप है, उसके पेरेंट्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट होते हैं। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लैंडफेल्टर सिंड्रोम, तो ये क्या है, ये उसके डेवलपमेंट, ये उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ये हेरिडिटी प्रॉब्लम। और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हेरिडिटी प्रॉब्लम होती हैं, डिफरेंट टाइप्स, जो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी हेरिडिटी आपके डेवलपमेंट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अगर हमारे पास एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स की हाइट कम है, तो फिर हो सकता है कि उसके बच्चे की हाइट भी कम हो, अगर हेरिडिटी कोई जीन्स उसके क्रोमोसोम में ट्रांसफर हुए हो। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर ये है कि आपकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, डिफरेंट टाइप, आपको कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, आप जो है आपकी केयर होती है या नहीं होती, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका किस तरह है। क्योंकि अगर हमारे पास एक बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दी जाती, एक बच्चे को जो है साफ सुथरा खाना वगैरह नहीं दिया जाता, तो उसकी डेवलपमेंट किस तरह होगी, फिर वो तो हमारे पास जाहिल जो है वो बढ़ेगा। तो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट होते हैं, लिहाजा ये 2 फैक्टर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद प्री नेटल इन्वायरमेंट। अब प्री नेटल इन्वायरमेंट फैक्ट, वो तमाम फैक्टर जो बच्चे को इफेक्ट करते हैं, लेकिन प्री नेटल इन्वायरमेंट वो जो आपकी पैदाइश से पहले होता है, कि जब आप माँ के पेट में होते हैं, फीटल स्टेज, जिसे फीटल स्टेज कहते हैं, जो आपके कंसेप्शन से लेके आपकी डिलीवरी तक होता है, बच्चे की डिलीवरी तक, बच्चे की बर्थ तक जो स्टेज होता है, उसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज। और इसमें जो आपका इन्वायरमेंट होता है, मदर वूम जो आपका इन्वायरमेंट है, उसको प्री नेटल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो उसमें आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मदर अगर न्यूट्रिएंट सही से लेगी तो उसके बच्चे की ग्रोथ भी सही से होगी। अगर मदर जो है वो पुअर फैमिली से है, वो अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं लेती, तो फिर उसका बच्चा क्या होगा, वो अंडरवेट हो सकता है, प्री मैच्योर उसकी बर्थ हो सकती है। सेकंड, डायबिटिक मदर, अगर माँ डायबिटिक होगी तो बच्चे पे एक हेल्थ पे इफेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उसका बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है। सेकंड ये है कि डायबिटिक मदर के अक्सर बच्चे की साइज ओवरवेट होती है, उसकी साइज नॉर्मल से इंक्रीज होती है, फिर डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होती है। तो डायबिटिक मदर जो है वो क्या होते हैं, वो हाइपरटेंसिव भी रहती हैं, और वो क्या उस बच्चे पे इफेक्ट होते हैं। एक्सपोजर टू रेडिएशन, अगर मदर एक प्रेग्नेंट है और वो रेडिएशन की तरफ उसका एक्सपोजर है, तो अगर वो रेडिएशन उसके बच्चे तक पहुंच जाती है तो बच्चे में प्रॉब्लम होती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टार्ट ट्राइमेस्टर में जो मिसकैरेजेस होती हैं, तो उसका मेन रीजन क्या होता है, रेडिएशन होती है। हमारे पास जेनेटिक चेंजेस लेकर आते हैं वो बच्चे में, और फिर बच्चे में डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लिहाजा वो फैक्टर भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकती है। इसके बाद इन्फेक्टिंग विद जर्मन मीजल, अगर मदर को जर्मन मीजल है तो उससे उस बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, मदर की मिसकैरेज भी हो सकती है, मदर की प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसके बाद स्मोकिंग क्या करते हैं, स्मोकिंग में जिस तरह हम केमिकल्स जो हैं वो इनहेल करती हैं, अगर मदर स्मोकिंग करती है तो सबसे पहले तो उसकी इम्प्लांटेशन सही से नहीं होती फीटस की, उसके बाद उसके फीटल डेवलपमेंट पे काफ़ी असर पहुंचता है। यूज ऑफ ड्रग, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो कि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो उसका मिसकैरेज करा सकता है, वो उसके बच्चे में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जो प्री नेटल हैं, जो बच्चा फीटस में होगा, बच्चा फीटस स्टेज में हो, यूट्रस में होगा, एक मदर प्रेग्नेंट होगी, उसके पेट में बच्चा होगा, तो तब ये फैक्टर उसके बच्चे के ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे। लिहाजा ये तमाम फैक्टर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, इसमें वो किसी भी टाइप का एमसीक्यूज लेकर आ सकते हैं।
सेकेंड हमारे पास फैक्टर क्या है, फैक्टर रिलेटेड टू फीटस, बच्चे से रिलेटेड जो फैक्टर है, माल पोजीशन इन यूट्रस, अगर बच्चा यूट्रस में पोजीशन उसकी सही नहीं है, अब पोजीशन उसकी कौन सी होती है, तो आने वाले लेक्चर्स में फिर वो तमाम जो है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आपके बच्चे की माँ के पेट में अगर बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं है, कोई एबनॉर्मल पोजीशन के साथ है, देखो हमारे पास जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी जो लेग्स होती हैं तो वो नीचे की तरफ होती है मदर वूम में, और उसका हेड ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जब डिलीवरी नज़दीक आती है तो फिर वो उसके जो ये लोकेशन चेंज हो जाती है, उसका हेड नीचे की तरफ आ जाता है, सही। लेकिन अगर उसकी मॉल पोजीशन वगैरह है तो फिर ये भी उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा क्या है, फॉल्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन, अगर मदर बच्चे की बच्चा फीटस जो होता है वो उसकी इम्प्लांटेशन यूट्रस में प्लेसेंटा के थ्रू होती है, अगर वो फॉल्टी इम्प्लांटेशन हुई है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में की जगह फैलोपियन ट्यूब वगैरह में हुई है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, तो फिर इस कंडीशन में फिर बच्चे मिसकैरेज होगा, क्योंकि यूट्रस के अलावा कहीं और जगह पे बच्चे माँ के पेट में बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते, तो ये भी प्रॉब्लम है जो उसके ग्रोथ को इफेक्ट करती है। इसमें तो बच्चे की बिल्कुल ग्रोथ होती ही नहीं है, बस वो जो है मिसकैरेज हो जाता है, कुछ हफ्तों में वो ज़ाया हो जाता है। इसके बाद पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट, पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट मतलब पैदाइश के बाद वो कौन से फैक्टर जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। देखो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब इसमें पहला हमारे पास है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, फैमिली किस तरह है, फैमिली गरीब है या वो अच्छे नॉर्मल फैमिली है, वो बच्चे की नीड्स पूरी कर सकती है, उसको हाइजीन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, उसको अच्छे कपड़े वगैरह प्रोवाइड कर सकती है या नहीं, ये उसके ग्रोथ को इफेक्ट करता है। इसके बाद चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड की न्यूट्रिशन क्या है, उसको सही से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उसको टाइम पे दूध वगैरह मिलता है, उसको वीनिंग डाइट ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती। क्लाइमेट एंड सीजन, क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है, अगर कोई बच्चा जो है वो ज़्यादा कुछ इस तरह इन्वायरमेंट में हो कि वो बर्दाश्त के काबिल ना हो, जिस तरह हमारे पास सहरा इलाकों में ज़्यादा गर्मी होती है तो ये छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरह हमारे पास जो सर्द इलाके हैं तो वहाँ पे छोटे बच्चे को फिर आपने सर्दी से बचाना होता है, तो क्लाइमेट और सीजन क्या होते हैं वो भी छोटे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, चाइल्ड ऑर्डिनल पोजीशन इन फैमिली, ऑर्डिनल पोजीशन का मतलब ये है कि बच्चे की पोजीशन फैमिली में क्या है कि अगर 4-5 भाई हैं तो ये दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं, तो फिर क्या होगा, इसको फिर इतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी तवज्जो पहले बच्चे को मिलती है या लास्ट छोटे बच्चे को मिलती है। तो ऑर्डिनल पोजीशन भी फैमिली में इफेक्ट करता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग इन द फैमिली, फैमिली में कितने मेंबर है, उसके कितने बहन भाई हैं, अगर उसकी फैमिली बड़ी है, उसके बहन भाई बहुत ज्यादा है, तो फिर जरूर लाजमी बात है कि उसकी तरफ तवज्जो पेरेंट्स की कम होगी, उससे भी उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगा, इफेक्ट होगा। उसको सही से पैसे नहीं मिल सकेंगे, उसको जो है फाइनेंशियल उसके फिजिकल नीड्स वगैरह पूरे नहीं होंगे। इसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर, सिंगल पेरेंट और एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली स्ट्रक्चर भी मैटर करती है। अगर एक बड़ी फैमिली में है, वहाँ पे जो है खर्चे वगैरह ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है सैलरी वगैरह कम है, तो वो भी क्या करते हैं उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। या कोई न्यूक्लियर फैमिली है, या हमारे पास कोई सिंगल पेरेंट फैमिली है कि माँ बाप के साथ वो रहता है, 3-4 लोगों पे मुश्तमिल फैमिली है, तो फिर वहाँ पे बच्चे को ज़्यादा जो है क्या तवज्जो दी जाएगी, उसके नीड्स अच्छे तरीके के साथ पूरे किए जाएंगे। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट बच्चे का क्या है, उसकी चाइल्ड इंटेलिजेंस है, कि बच्चा हमारे पास इंटेलिजेंस जो है वो अक्सर नेचुरली होती है, वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंट स्टेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उनकी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। किस तरह कि हमारे पास अगर बच्चा ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, उसे पता होगा कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बुरी है, सही है। स्कूल एज में उसका पता होगा स्ट्रेस को किस तरह कोप करना है, तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। इसके बाद हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे,
ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफिन है। इस तरह हमारे पास सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल में होते हैं, जो पीबीटी वगैरह मेल में लाता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस कराते हैं। इस तरीके से एस्ट्रोजन में वो क्या होते हैं, वो फीमेल में होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद इमोशन के, बच्चे की इमोशन किस तरह, स्ट्रेस को किस तरह कोप करता है, स्ट्रेस को किस तरह लेता है, छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेता है या नहीं लेता, डिप्रेशन में तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें क्या करती हैं, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ। हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं। फिजिकल ग्रोथ किसे कहते हैं, कि जब बच्चे के हाइट, वेट, हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस वगैरह में इंक्रीज आता है तो उसको कहते हैं फिजिकल ग्रोथ। जब उसके फिजियोलॉजिकल ग्रोथ आते हैं, उसके वाइटल साइन में इंक्रीज आता है, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। किस तरह, आगे आने वाली स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे कि छोटे बच्चा जो पैदा होते हैं तो उसकी बीपी हमारे पास कम होती है, लेकिन वो नॉर्मल है। एज के साथ साथ क्या होती है, उसकी बीपी इंक्रीज नॉर्मल तक आ जाती है, जो कि एडल्ट की 120 से लेके 80 तक है। 120/80 बीपी है एडल्ट का। इसके साथ और भी वाइटल साइन, टेम्परेचर, ये चीजें भी हमारे पास छोटे बच्चों की क्या होती है, अलग होती है बनिस्बत बड़ों के। इसके बाद डेवलपमेंट, ये तो ग्रोथ के टाइप से। डेवलपमेंट किस तरह होती है, मोटर डेवलपमेंट भी होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल। मोटर डेवलपमेंट क्या है, कि वो चलना फिरना, वो चीज़ों को पकड़ना, इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज वगैरह, ये चीज़ें मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कि उसकी रीजनिंग, थिंकिंग वगैरह, ये चीज़ें भी हमारे पास इंक्रीज होती है ना, इसमें भी डेवलपमेंट आती है। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, वो स्ट्रेस को किस तरह लेता है, कोप करता है नहीं करता, डिप्रेशन वगैरह, ये चीज़ें तो ये इसके इमोशनल डेवलपमेंट में आती है। इसके बाद आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट हमारे पास ये है कि बच्चा फैमिली मेंबर के साथ किस तरह बर्ताव करता है, वो सोसाइटी में किस तरह लोगों के साथ मिलते हैं, उसके फ्रेंड वगैरह, वो प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल करता है। तो ये तमाम चीज़ें सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। तो ये डेवलपमेंट के टाइप्स हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे पास डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, और ये स्लाइड आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसको आप फुल नर्सिंग में बार बार आप पढ़ेंगे, कि जो हमारे पास प्रीनेटल मतलब कि बच्चा माँ के पेट में होता है, तो एग और स्पर्म के जब आपस में मिक्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसको कहते हैं कंसेप्शन। कंसेप्शन से लेके 8 वीक्स तक जो हमारे पास बच्चा होता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियनिक स्टेज, या एम्ब्रियनिक कहते हैं उसे। इसके बाद 8 से लेके 40 या 42 वीक्स तक जो बच्चा होता है माँ के पेट में, उसको कहते हैं फेटल स्टेज, और बच्चे को कहते हैं फीटस। तो आपको पता होना चाहिए कि फीटस का एक कौन से बच्चे होते हैं, वो जो माँ के पेट में होते हैं, लेकिन 8 वीक से लेके 42 वीक्स तक। इसके बाद इन्फेंसी में हमारे पास 2 टाइप के आते हैं। इसमें न्यूनेट है, न्यूनेट बर्थ से लेके 1 मंथ तक जो बच्चे होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं न्यूनेट में। तो जब आपको कोई कहे कि ये हमारे पास न्यूनेट है, तो फिर आपके जहन में आना चाहिए कि हाँ, ये मेरे पास क्या है, 1 मंथ से छोटा बच्चा है। इसके बाद दूसरा इन्फेंसी में 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक, या 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक जो बच्चे होते हैं, वो आ जाते हैं इन्फेंसी में। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में टॉडलर 1 से लेके 3 ईयर तक जो बच्चे होते हैं, वो टॉडलर कहलाते हैं। प्री स्कूल के 3 से लेके 6 ईयर तक जो बच्चे होते हैं, वो प्री स्कूल एज के कहलाते हैं। बाकी इस तरह हमारे पास मिडल चाइल्डहुड में फिर स्कूल एज आता है, और लेट चाइल्डहुड में फिर एडोलेसेंट आता है, और 18 ईयर इससे आगे जो बच्चे होते हैं, फिर वो हमारे पास एडल्ट में आते हैं, तो उसको फिर हम चिल्ड्रन में नहीं लेते। लिहाजा चिल्ड्रन में हमारे पास पैदाइश से लेके 18 ईयर्स तक जितने भी बच्चे होते हैं, वो चिल्ड्रन में आते हैं। अब न्यू बॉर्न स्टेज कौन सा है, न्यू बॉर्न स्टेज इज द फर्स्ट 4 वीक और फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, कि हमारे पास पहला महीना या पहले 4 हफ्ते छोटे बच्चे को दुनिया में आते हुए जो होते हैं, वो कौन सा, उसे कहते हैं न्यू बॉर्न स्टेज, या इसको न्यूनेट भी कहते हैं। इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम इंटर यूटेराइन लाइफ टू एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। तो यूटेराइन लाइफ कौन सा है, कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, उसको
कहते हैं यूटेराइन लाइफ। तो जो हमारे पास न्यू बॉर्न स्टेज है, जो फर्स्ट 4 वीक है, तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। इसमें बच्चा इंट्रा यूटेराइन यूट्रस से बाहर दुनिया की तरफ आता है, तो इसमें पे डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं। नॉर्मल जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है उसकी वेट क्या होगी, 2.7 केजी से लेके 4 केजी तक नॉर्मल बच्चे की वेट होती है। लिहाजा ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि पहले 3 से जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके पहले 3 से लेके 4 दिन तक, बच्चे की पैदाइश आज से स्टार्ट हो गई तो आज से लेके 3 से लेके 4 दिन तक उसके वेट में 5 से लेके 10% तक कमी आ जाती है। मतलब अगर बच्चा 4 केजी का है तो उसके वेट में 4 केजी के हिसाब से 5 से लेके 10% तक उसके वेट में कमी आती है। क्यों आती है तो आने वाले स्लाइड में फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कमी क्यों आती है। इसके बाद जब बच्चा 10 दिन तक हो जाता है, फिर 10 दिन के बाद फिर उसके वेट में इंक्रीज आ जाता है और गेन 3/4 केजी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। और जो फर्स्ट मंथ होता है तो उसमें उसकी वेट कितनी हो जाती है, देखो अगर हमारे पास एक बच्चा 4 केजी का है तो 4 केजी का जो 3/4 पार्ट है तो वो हमारे पास 3 आता है। तो अगर बच्चे का पैदा हो गया उसकी वेट थी 4 केजी, तो एक मंथ जब खत्म होगा, जब वो बच्चा 30 दिन का होगा या 1 महीने का होगा तो उसकी वेट कितनी होनी चाहिए, 4, और 4 के साथ फिर हम 3 प्लस करेंगे, उसकी वेट 7 केजी तक होनी चाहिए, उसकी नॉर्मल है। देखो मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे पास नॉर्मल वेट है 2.7 से लेके 4 केजी तक। तो अगर बच्चा हमारे पास आ जाता है कि वो पैदा हो गया लेकिन उसकी वेट इससे कम है, तो फिर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये अंडर वेट है, ये प्री मैच्योर बेबी है। इसके बाद वेट, अब यहां पे जो मैंने आपको बताया कि वेट लॉस होते हैं पहले 3 से 4 दिनों में, तो वो क्यों होता है। फर्स्ट रीजन विड्रॉल ऑफ हार्मोन फ्रॉम मदर। जब मदर के पेट में जब बच्चा होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इस तरह और भी हार्मोन है जो क्या करते हैं उसके प्रेग्नेंट को मेंटेन रखते हैं, लेकिन बाहर तो वो हार्मोन नहीं होती, तो फिर बच्चे की अपने हार्मोन ने काम स्टार्ट करना होता है। तो उस स्टेज में क्या होते हैं, उस स्टेज में उसकी वेट डिक्रीज होती है पहले 3 से लेके 4 दिनों तक। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एमसीक्यूज अक्सर आता है। सेकेंड रीजन लॉस ऑफ एक्सेसिव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखो बच्चे की जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो एक्सेस था वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं मिकोनियम वगैरह के शक्ल में डिफरेंट तरीकों से। हमारे पास इस तरह जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब जो सेल्स के डिफरेंट सेल के दरमियान जो फ्लूइड था, तो जब हमारे पास छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है, वो इंतहाई सॉफ्ट होता है, वो पफी टाइप होता है, लेकिन 3 से लेकर 4 दिन तक वो क्या हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसके बॉडी से लॉस हो जाता है और उससे भी उसकी वेट डिक्रीज होती है। लेकिन ये वेट डिक्रीज हमारे पास नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है। इसके बाद पैसेज ऑफ मिकोनियम एंड यूरिन, बच्चा यूरिन भी पास करता है, मिकोनियम फीस जो बच्चे के स्टार्ट फीस होते हैं उसको मिकोनियम कहते हैं, तो वो भी पास करते हैं, लेकिन उसका इनपुट इतना नहीं होता, आउटपुट उसका ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे की क्या हो जाती है, 5 से लेके 10% तक उसकी वेट कम होती है। इसके बाद लिमिटेड फूड इनटेक, देखो जब वो प्लेसेंटल स्टेज में था, यूट्रस में था, तो उसको तो अच्छी खुराक मिलती थी मदर से, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कुछ दिन लगते हैं खुराक वगैरह के साथ खुद को एडजस्ट करने में, तो उसकी वजह से भी उसकी वेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हम पढ़ लेते हैं हाइट ऑफ अ चिल्ड्रन। तो जब छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर वो मेल है तो उसकी हाइट नॉर्मल के 50 सेंटीमीटर होती है, अगर वो फीमेल है तो 49 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। यहाँ इसको रेंज दिया है कि 47.5 से लेके 53.75, ये हमारे पास नॉर्मल रेंज है। अगर इस रेंज में छोटे बच्चे की हाइट होती है तो इसका मतलब होगा ये बच्चा नॉर्मल है। इसके बाद उन्होंने हेड की सरकमफेरेंस आपको बताएं कि हेड का सरकमफेरेंस जो है वो 33 से लेके 35 सेंटीमीटर तक एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हेड का सरकमफेरेंस ये होता है। हेड इज 1/4
टोटल बॉडी लेंथ। अगर हमारे पास बॉडी की लेंथ मिसाल के तौर पे 4 सेंटीमीटर है, देखो इतनी नहीं होती लेकिन मैंने ये मिसाल के तौर पे दी, तो उसके हेड की साइज क्या होगी सरकमफेरेंस, वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगी। 1 और 4 ये हमें बताता है। स्कल हैज 2 फॉन्टेनरीज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और 2 इसके फॉन्टेनरीज होते हैं, 2 उसके फॉन्टेनरी होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो फॉन्टेनरी क्या होते हैं, फॉन्टेनरी हमारे पास वो पार्ट हैं जो क्या करते हैं, जो आपके बोन के साइज के इंक्रीज को अलाउ करता है, और एज के साथ ये फॉन्टेनरी क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर के तौर पे दिखा दूं तो ये एक फॉन्टेनरी है, ये एक दूसरा, ये एंटीरियर है, ये हमारे पास पोस्टीरियर है। तो स्कल में 2 फॉन्टेनरीज होते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनरीज जो फ्रंट में होते हैं वो डायमंड शेप होता है, और वो हमारे पास सेजिटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर, सेजिटल क्या है उसके बॉर्डर के की वजह से होता है। इसमें हमारे पास बिटवीन ये 2 फॉन्टेनल्स फ्रंटल्स एंड 2 ये 2 फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन के दरमियान में होता है। यहाँ पे आपको दो, ये 2 हमारे पास फ्रंटल बोन है, ये 2 पैराइटल बोन, तो इसके दरमियान में ये हमारे पास क्या है, ये फॉन्टेनली है। यहाँ पे देखो ये कोरोनल सूचर है, या ये हमारे पास सेजिटल सूचर है, और ये फ्रंटल या मेटोपिक सूचर भी इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटीरियर फॉन्टेनली है। इसके बाद पोस्टीरियर फॉन्टेनली ट्रायंगुलर शेप होता है, और वो ऑक्सीपिटल एंड 2 पैराइटल बोन होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोस्टीरियर फॉन्टेनली है, तो ये 2 लेटरल बोन हमारे पास आ गए, और ये हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन आ गए, तो ये इनके दरमियान में होता है। क्लोजेस बाय द एंड ऑफ 1 to 3 मंथ ऑफ एज, और हमारे पास जब बच्चा 1 से लेके 3 महीनों तक होता है तो फिर ये खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के ये बंद नहीं होंगे तो इसका मतलब होगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है। यही बात थी कि हम बार बार आपको कह रहे थे कि देखो जब हमें नॉर्मल का पता होता है फिर हम एबनॉर्मल को भी मेंशन या फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं चेस्ट सरकमफेरेंस। तो बच्चे का चेस्ट सरकमफेरेंस 30.5 से लेके 33 सेंटीमीटर तक होता है, यूजुअली 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफेरेंस। जो उसके हेड का सरकमफेरेंस होता है तो उससे 2 से लेके 3 सेंटीमीटर तक उसका चेस्ट सरकमफेरेंस होगा। लेकिन ये छोटे बच्चे न्यू बॉर्न का देखो, इसके बाद फिर क्या होता है, फिर चेस्ट सरकमफेरेंस इंक्रीज होता है हेड सरकमफेरेंस से। लेकिन ये हमारे पास आप एमसीक्यूज के लिए ये याद रख लें, ये सरकमफेरेंस चेस्ट का इतना है और हेड का अपना सरकमफेरेंस है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद वाइटल साइन, तो वाइटल साइन छोटे बच्चे को क्या होंगे, उसके टेम्परेचर 36.3 से लेके 37.2 डिग्री तक उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। पल्स उसका 120 से लेके 160 बीट्स पर मिनट होता है, ये उसका नॉर्मल है। देखो ह्यूमन जो एडल्ट होते हैं उसका 60 से लेके 20 तक पल्स होता है, लेकिन छोटे बच्चों 60 से लेके 100 तक उसका पल्स होता है, जिसे हम हार्ट रेट भी कहते हैं। लेकिन छोटे बच्चों का ये 120 से लेके 160 तक। फिर ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे 140 बीट पर मिनट वाला बच्चा आ जाए और आप ये सोचे कि इसका हार्ट रेट ज़्यादा है। नो, बच्चों के लिए नॉर्मल ही इतनी वैल्यू है। रिस्पायरेशन उसकी ज़्यादा होती है, 35 से लेके 50 साइकिल पर मिनट बच्चे की रिस्पायरेशन होती है। हालांकि एडल्ट की रिस्पायरेशन 20 तक होती है, लेकिन बच्चों की इतनी होती है, लिहाजा ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे इनके डिफरेंट टाइप आप क्या किया है, रिस्पायरेशन वाइटल साइन आपको दिखाए हुए हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल रेंज होते हैं वो 30 से लेकर 60 तक होते हैं, लेकिन एवरेज 40 रिस्पिरेटरी पर मिनट जो है वो क्या होती है, वो नॉर्मल कहलाती है। इस तरीके से उसकी नॉर्मल वेंटिलेशन जो हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे उसका टेम्परेचर रेक्टर कितना होगा, एक्सेलरी। तो ये स्लाइड भी आप एमसीक्यूज के लिए अच्छे तरीके के साथ याद रख ले। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था सेकेंड यूनिट का। इसका अदर पार्ट भी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाके आप वो वीडियो लेक्चर भी पढ़ सकते हैं। इसका पेपर में जितने भी आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो उसको भी हम मेंशन करते जाएंगे। और पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का फुल कोर्स आपको मैं अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।